मॉर्निंग एवरीबडी। वर्ग 3 और सीटेट की एग्ज़ाम में जो हमारा ईवीएस का पेपर होता है या पर्यावरण का पेपर होता है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आते रहते हैं। ऐसा एक वीडियो एग्ज़ाम स्पेशल क्वेश्चंस का हम पहले भी बना चुके हैं, तो आप लोग मेरी आवाज़ पर पूरी तरीके से ध्यान देंगे। स्किन के ऊपर लिखा हुआ है संचरण पदार्थों का, मतलब पदार्थों का संचरण किस तरीके से होता है, कहाँ की बात कर रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र में। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे आसपास जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ये सारी चीजें आपने देखी होगी या महसूस किया होगा। तो यहाँ पर हम आपके अंदर भी चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? आपने देखा होगा कि कोई भी सजीव होता है, सजीव मतलब क्या, जिसमें जीव होता है, कि सृष्टि के अंदर यदि ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो प्रवाह किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पोषक तत्वों के परिसंचरण तत्व। किस पर निर्भर करेगा? पोषक तत्वों के परिसंचरण पर। देखो, दो चीजें हो सकती है, या तो वो जैविक होगी या अजैविक। तो जैविक से अजैविक बनना, अजैविक से जैविक बनना, मतलब यहाँ पर ये कि एक चक्र चलता रहता है और इस चक्र में पूरा का पूरा जो द्रव्यमान होता है, सकल द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। हमने इसको 3 पार्ट में तोड़ा। पहले पार्ट का नाम वृहद पोषक स्तर। वृहद पोषक स्तर का मतलब क्या होता है? पौधों में अधिक मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है। कोई भी पौधे हुए, पौधों में अधिक मात्रा में आपसे पूछा जाएगा कि पौधों में अधिक मात्रा में किसकी जरूरत होती है, तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, इनका काम क्या होता है? जीवों की कोशिकाओं की संरचनाओं का निर्माण करना। आपसे इतना सा क्वेश्चन पूछेगा कि जीवों की कोशिकाओं की संरचना का निर्माण कौन करता है, तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन का मुख्य काम क्या है? देखो, प्रोटीन निर्माण व संश्लेषण करना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का निर्माण व संश्लेषण करना किसका काम है? नाइट्रोजन का। फास्फोरस का क्या काम है? देखो, न्यूक्लिक अम्ल तथा कोशिका निर्माण का कार्य। जो जीव होते हैं, जीवों के अंतर्गत न्यूक्लिक अम्ल तथा कोशिका निर्माण का काम कौन कर रहा है? फास्फोरस। संपूर्ण शुष्क जीवभार में ये 1% से अधिक होते हैं। किसकी बात करें? शुष्क जीवभार मतलब कौन? जो वृहद स्तर पे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस की हम बात करें। सेकेंड नंबर देखना, गौण तत्व। नाम ही क्या है? गौण। ये शुष्क जीवभार का 0.2 से 1% रहता है। कौन कौन? क्लोरीन, नाम सुना होगा आपने, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, सल्फर, सल्फर को ही क्या बोलते हैं? गंधक, सोडियम, पोटेशियम आदि। देखो, वैसे तो हर चीज का अपना अपना महत्व है, लेकिन कैल्शियम जीवों की दीवारों को दृढ़ करता है। ये एग्जाम में पूछा गया कि जीवों की दीवारों को दृढ़ कौन करता है? कैल्शियम। आगे की बात करते हैं, मैग्नीशियम का भी अपना काम है। मैग्नीशियम क्या करता है? क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे देखो, सल्फर अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। तो अमीनो अम्ल का निर्माण कौन करता है? सल्फर करता है। थर्ड वाला देखना, सूक्ष्म पोषक तत्व। सबसे पहला वाला था वृहद पोषक, जो 1% से ज्यादा होता है। दूसरा 0 से 1% होता है और ये 0.2 से कम होता है। अब यहाँ का क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारी प्रजातियों में पाए जाते हैं? नहीं, कुछ प्रजातियों में पाए जाते हैं और कुछ में भी बहुत कम मात्रा में, लेकिन वो भी आवश्यक होते हैं। जैसे
एल्यूमिनियम, बोरान, ब्रोमीन, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन और क्रोमियम। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन इतना सा ध्यान रखना है कि जो वृहद स्तर पर आवश्यकता होती है, गौण स्तर पर आवश्यकता होती है या सूक्ष्म स्तर पर आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, अगला वाला देखते चलिएगा। अब लिखा है जैव भू रसायन चक्र क्या होता है। आपसे पूछेगा कि जैव भू रसायन चक्र क्या होता है, तो जैविक तथा अजैविक के बीच की जो गति होती है, जैविक तथा अजैविक के बीच की जो गति होती है उसी को क्या बोलते हैं, जैव भू रसायन बोलते हैं। जैविक और अजैविक के बीच की गति को जैव भू रसायन कहते हैं। आपने देखा होगा जीवों के अंतर्गत भौतिक व रासायनिक क्रिया का पारितंत्र के अंतर्गत होना, भौतिक व रासायनिक क्रिया का पारितंत्र के अंतर्गत होना ही क्या कहलाता है, भू जैव रसायन चक्र कहलाता है। आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि जितने सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, बस इनका बार बार क्या होता रहता है, चक्रण होता रहता है। पोषण चक्र जो बार बार चक्रित होते रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। भू रासायनिक चक्र आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो आपको एक छोटी सी चीज दे रखी, सूर्य का प्रकाश दिख रहा होगा आपको, ऊपर से सूर्य का प्रकाश किसके ऊपर गिरा, पौधों के ऊपर, पौधों के ऊपर गिरा, पौधे को क्या बोलते हैं, उत्पादक। अब देखना है यहाँ से, उत्पादक पौधे क्या किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इन पौधों को किसने खा लिया, शाकाहारी खा सकते हैं, मांसाहारी खा सकते हैं या सर्वाहारी खा सकते हैं, या फिर इनका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। अपघटन करने वाले कौन है, कवक और जीवाणु। कवक भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, त्याग देंगे। तो यहाँ से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि जहाँ से चलना शुरू किया था, अपघटन होने के बाद फिर पेड़ पौधे उसका यूज कर लेंगे। जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ का वहीं पर हम आकर के रुक जाते हैं। अब देखते हैं जो पोषण चक्र है वो दो प्रकार का होता है, एक गैसीय रूप में होता है। जैसे गैसीय रूप में क्या क्या हो सकता है, वायु, समुद्र। गैस कहाँ मिलेगी, या तो हवा में, वायुमंडल, या समुद्र में। समुद्र में क्यों मिलेगी, क्योंकि समुद्र के ऊपर से जलवाष्प बन करके क्या होता रहता है, ऊपर जाता रहता है। तो इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। वैसे तो और भी चक्र होते हैं लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। औषधि चक्र में आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको बस थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो हम कैसा सोचना है, किस तरीके से उसका आंसर देना है। अब सबसे पहले के पास चलते हैं हम लोग। सबसे पहला वाला चक्र जो है हमारे पास, नाइट्रोजन चक्र। देखो एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात, कहानी सुनने की कोशिश करना कि जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे पेड़ पौधे और बाकी के जीव सीधा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और जब पेड़ पौधे और बाकी के जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं कर सकते, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जब आप सीधा ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और उसके बाद वापस से कुछ दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रेट को नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, और ऐसे करके हम नाइट्रोजन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र में हम जो लिखा हुआ एक एक लाइन को देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कहाँ से आती है, यदि तड़ित जंजावत होता है तो भी नाइट्रोजन निकलती है और कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में। इसके साथ ही तड़ित जंजावत की वजह से जो बरसात होती है, बरसात के रूप में N2O और NH4, इसके रूप में बरसात होकर के कहाँ आ जाएगी, जमीन पर आ जाएगी, और वो जमीन के अंदर कहाँ जाएगी, मिट्टी कार्बनिक पदार्थ में। फिर उसका मिनरलाइजेशन होगा, मिनरलाइजेशन होने के बाद वापस कहाँ चली जाएगी, वही पेड़ पौधे, पादप और सूक्ष्म जीव ग्रहण कर लेंगे। उसको ग्रहण करने के बाद उस चीज को पेड़ पौधे पादप को कोई दूसरा खाएगा, दूसरा जीव खाएगा, और जब दूसरा जीव उसको खाएगा तो वो क्या करेगा, उसके अंदर नाइट्रोजन चली जाएगी। यही नाइट्रोजन क्या होगा, NH4, इसका अमोनाइजीकरण होगा, फिर नाइट्रीकरण होगा, NO3। नाइट्रीकरण के बाद विनाइट्रीकरण कर देंगे, विनाइट्रीकरण होगा, फिर क्या होगा, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण हो जाएगा। स्त्रीकरण होने के बाद
कुछ दूसरे जीव आएंगे, उसको फिर वापस गैसों के माध्यम से हवा में छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का क्या होता रहता है, सर्कल चलता रहता है। अब आपको एग्जाम की दृष्टि से इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं नॉलेज के हिसाब से, तो हमको 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है कि हमारे पास राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसका उपयोग हमारे पेड़ पौधे करते हैं। उसके बाद वापिस से स्यूडोमोनास नामक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देता है और सीधा वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिर बना रहती है। आगे की हम बात करते हैं कुछ जीवाणु की और नाम। एज़ोटोबैक्टर, ये ऑक्सीशोषण करता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको बदलने का काम करता है। सेकेंड, क्लोस्ट्रिडियम, ये अनॉक्सी, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सपोर्ट करता है। साइनोबैक्टीरिया, नाम देखना कौन कौन होते हैं, एनाबिना, ओलिसेरा और नोस्टक। ये नाम आपके काम के भी है और ये आपको कैसे भी करके ध्यान रखना है। अगले की बात करते हैं राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। आपसे इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक किसान के खेत में नाइट्रोजन की बहुत कमी है, तो उसको कौन सी फसल लगानी चाहिए, तो आपका आंसर होगा उनको दलहनी फसल लगानी चाहिए, क्योंकि उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। फ्रैंकिया, अगला देखना, फ्रैंकिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक्टिनोमाइसीट्स जीवाणु है। और एक और अजोस्पेरिजिलस, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु। इसका एक सिंपल सा डायग्राम और बना रखा है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, इसको जैविक नाइट्रोजन में चेंज करो, फिर अमोनीकरण होगा, अमोनीकरण के बाद क्या हो जाएगा, नाइट्रीकरण होगा, नाइट्रेट और नाइट्रेट में चेंज होगा, फिर उसका विनाइट्रीकरण कर देंगे और कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन में। 3 से 4 क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन होती है हमारे वायुमंडल के अंदर रहती है, उसका पेड़ पौधे सीधे यूज नहीं कर सकते। जब पेड़ पौधे यूज नहीं करते तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं, उसका प्रयोग हमारे पेड़ पौधे कर लेते हैं। उसके बाद उसको वायुमंडल में वापस कुछ जीवाणु रहते हैं, वो उसको वायुमंडल में वापस से क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे हमारे वायुमंडल में क्या रहता है, नाइट्रोजन स्थिर बनी रहती है। आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट देखना, अगला क्या बता रहा है अपने से, जल चक्र। जल के बारे में आपने देखा होगा कि जो जल होता है 2 रूपों में मिलता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील गैस है, जबकि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगती है। तो ये दोनों जब भी मिलते हैं तो आग को क्या करते हैं, बुझाने का काम करते हैं। तो जल चक्र के बारे में सीधा सा समझ लेते हैं। समस्त जीवों की कुल सकल भार का, पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सबके समस्त जीवों के कुल सकल भार का 80.5% है। कितना मिलेगा आपको, 80.5%। अब आपने देखा होगा इसको, अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि जो बर्फ होता है, बर्फ में ज्यादातर पानी किस में जमा हो, समुद्रों में, और उसके अलावा किस में, बर्फ में जमा रहता है। साथ ही साथ आपने ये देखा होगा कि बरसात होने और नदी नालों में बह करके चला जाता है, कुछ भूमिगत जल होता है। तो हम इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि जल चक्र किस तरीके से चलता है, किस तरीके से बर्फ बनता है, क्या क्या। जल है ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में रह सकता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में जब समुद्र के ऊपर या कहीं पर भी बहुत ज्यादा स्पीड से गर्मी गिरती रहती है, और जब गर्मी गिरती रहती है तो नीचे से जलवाष्प धीरे धीरे करके कहाँ जाएगा, ऊपर खिंचा होता हुआ जाएगा। और जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर किसके माध्यम से जाता है, संवहनी धाराओं के माध्यम से। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो गर्मी के दिन में आप दोपहर के टाइम में घर से बाहर निकल करके गौर से खाली जगह को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ धुआं सा निकल करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊर्ध्वाधर उठना ही क्या होता है, संवहन। उसमें जलवाष्प रहती है और जलवाष्प धीरे धीरे ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है, और संघनन की प्रक्रिया से क्या बनेगा, बादल बनेगा। और बादल बनने के बाद वापस से क्या होती है, बरसात होती है। बरसात का पानी नदियों में बह के चला जाता है। इस प्रकार से क्या होगा, सर्कल चलता रहता है। आपको पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, ये पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन करते हैं। और बाष्पोत्सर्जन करने के बाद संघनन होगा, संघनन के बाद बादल बनेगा, बादल के बाद वापस पानी बह करके नीचे आ जाएगा। तो आपको ये एक छोटी सी चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से
जल चक्र एक कंटिन्यू एक जैसा बना रहता है। कार्बन चक्र का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो देखना कार्बन चक्र क्या होता है। कार्बन चक्र की अगर बात करें तो जीवों की शुष्क भार का लगभग 49% है। कितना है? जीवों की शुष्क भार का 49% है। प्रकाश संश्लेषण में इसका स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसका स्थिरीकरण कितना होता है? 4 × 10⁻13 किलोग्राम इसका स्थिरीकरण होता है। देखो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, एक पेड़ है, उस पेड़ को कार्बन किसको बोलते हैं? जैसे प्रकृति में कार्बन 49% की बात कर रहे हैं, आपके शरीर के अंदर भी बहुत सारा कार्बन है, कार्बनिक चीजें से मिलकर बना होगा। आपने कार्बन C14 का नाम सुना ही होगा, जिससे हम प्राचीन चीजों की जानकारी प्राप्त होती है या उनकी आयु प्राप्त होती है। देखो एक पेड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ, यदि उस एक पेड़ को देखते हैं तो उस पेड़ का क्या कर दिया हमने, वो जो पौधा था, पौधा छोटा पौधा, उस पौधे से वो एक जानवर ने खाया। किसने खाया? जानवर। उस जानवर में श्वसन व उपक्षय हुआ, श्वसन व उपक्षय होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चलेगी? वातावरण में चलेगी। दूसरी बात, यही जानवर क्या हो गया? शांत हो गया। जैसे ही शांत होगा तो उसका अपघटन होना शुरू होगा, और जैविक अपघटन होगा तो उसके अंदर जितनी सारी की सारी कार्बन की मात्रा थी वो जल में घुल करके वापस कहाँ चलेगी? जल के अंदर चलेगी, मतलब वापस कार्बन स्थिरीकरण हो गया। एक और बात करते हैं, जो पेड़ था इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा तो वो O2 को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, मतलब फिर कार्बन कहाँ हो गया? प्रकृति में चला गया। जीवाश्म ईंधन, अब देखो ये पेड़ क्या हो गया? सूख गया, खत्म हो गया, उसका जीवाश्म ईंधन बन गया, उसको उन्होंने जला दिया। जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो वायुमंडल में चली गई। ज्वालामुखी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो वातावरण में जाकर के मिल जाती है। मतलब हमने सीखा है कि कुल मिलाकर के कहीं से भी घूम फिर करके सीधा का सीधा इसका क्या होता रहता है? स्थिरीकरण कंटिन्यू होता रहता है। अब आगे की तरफ चलते हम लोग नेक्स्ट के पास। अगला वाला क्या बोल रहा है आपसे? नेक्स्ट का नाम है सल्फर चक्र। आपने अक्सर सुना होगा कि जो सल्फर होती है, ये आपके पास सल्फर चक्र किसने? अब अवसादों की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? हमने क्या क्या पढ़ लिया? कार्बन पढ़ लिया। अब देखो जो हमारे पास सल्फर है, ये सल्फर कहाँ से मिलेगी? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में निकलना शुरू होती है। वायुमंडलीय सल्फर आपने सुना ही होगा, यदि हम जीवाश्मों को जलाते हैं तो भी क्या निकलती है? सल्फर निकलती है और वायुमंडल में चली जाती है। यदि हम खनन कर रहे हैं, कहीं से खनन करना मतलब खोद रहे हैं, तो वहां से भी क्या होगा? सल्फर का निष्कासन होगा। और ये जो वायुमंडलीय सल्फर होती है SO2, ये क्या करेगी? वर्षा के रूप में, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में पृथ्वी पर आकर के क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, बरस जाएगी। साथ ही साथ जलीय ताप की वजह से डाइमिथाइल सल्फाइड CH3 निक्षेप हो जाएगा और सीधा ऊपर चला जाएगा। देखो सल्फर का क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी तो वहां से पायराइट के रूप में उसका अपक्षय और अपवर्धन होगा, टूटना, अपवर्धन मतलब खिसक कर आगे जाना। इस प्रकार से उसका स्थिरीकरण क्या होता रहेगा? कंटिन्यू चलता रहेगा। अब एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फर प्रोटीन का महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। सल्फर क्या है? प्रोटीन का महत्वपूर्ण घटक है, गैसीय रूप में भी मिलेगा और अवसाद के रूप में भी मिलेगा। जैसे ये कार्बनिक रूप में बात करते हैं तो कोयला, तेल और पीट। अकार्बनिक रूप में मिलता है सल्फाइड और कार्बोनेट। वायुमंडल में इसकी मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में भी मिलती है। अभी हमने पढ़ लिया था वायुमंडलीय सल्फर वर्षा के जल में घुलकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो वापस घूम फिर कर कहाँ जाएगा? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर आने के बाद उसका उपयोग कौन कर लेंगे? उसको अवशोषित कौन करेंगे? पौधे अवशोषित कर लेते हैं और अमीनो अम्ल बना लेंगे। उस अमीनो अम्ल को पौधे प्रोटीन द्वारा समाहित हो जाएगा, उसको जो भी जीव खाएगा, जीव के खाने के बाद उसके शरीर में चला जाएगा। जब वो जीव वापस से शांत होगा तो मृदा में मिल जाएगा। इस तरीके से सल्फर का स्थिरीकरण कंटिन्यू होता रहता है। इसके विघटन में 2 दशाओं में होता है, एक एस्परजिलस व न्यूरोएस्परजिलस जैसे कवकों के द्वारा, और अवायवीय कंडीशन में एस्केरिशिया कोलिशिया प्रोटेस जीवाणु द्वारा। दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से सल्फर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में चेंज हो रहा है, वापस से पेड़ पौधों में जा रहा है और वहां से फिर आगे की तरफ जा रहा है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन
एकदम सिंपल एवं सादा है, वो हम पढ़ चुके हैं। आपने ऑक्सीजन के बारे में देखा होगा कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ऐसे के साथ समुद्र में प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो पादप लोक होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन खर्च कहाँ होती है, स्थलीय जंतुओं के द्वारा श्वसन में, खनिजों की ऑक्सीकरण में, लकड़ियों के जलाने में, इन सारी चीजों में ऑक्सीजन का क्या होता है, खर्च हो जाती है। अवसादी चक्र में हमने एक दो पहले पढ़ लिए। अब देखो फास्फोरस चक्र, फास्फोरस को भी देख लेते हैं। फास्फोरस क्या होता है, ये एक उत्पादक है। उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, उसको किसी उपभोक्ता ने खा लिया, वो प्राथमिक हो सकता है, द्वितीयक हो सकता है, या शाकाहारी मांसाहारी कुछ भी होगा, लेकिन उत्पादक जो होंगे इसको मांसाहारी नहीं खाते, या तो शाकाहारी खाएगा या सर्वाहारी खाएगा। उसके बाद उसका अपघटन हुआ। अपघटन होने के बाद क्या होगा, वो मृदा में घुल गया, और मृदा में घुलने के बाद वापिस क्या करेगा, मृदा से उत्पादक का निर्माण, मतलब घूम फिर करके वहीं आ गया। या उसका क्या हुआ, अपघटन हुआ, फिर मृदा में घुल गया, घूम फिर करके वहीं आ गया। तो चट्टान और खनिज, फास्फोरस जो होता है कहाँ से मिलता है, चट्टानें और खनिज होती है इसकी, उसमें से अपघटन अपरदन की वजह से मिलता है। फास्फोरस जैविक झिल्लियां, न्यूक्लिक एसिड तथा कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण का प्रमुख घटक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अनेक प्राणियों को अपना कवच, अस्थियां एवं दांत बनाने में इसकी आवश्यकता होती है। किसकी, फास्फोरस की। फास्फोरस कहाँ मिलता है, चट्टानों में फास्फेट के रूप में संचित रहता है। वहां से क्या होगा, घुलेगा, घुलने के बाद पौधे अवशोषित करेंगे, फिर शाकाहारी जीवों में चला जाएगा, फिर वो शांत होंगे, फिर घूमता फिरता हुआ चला जाएगा। हमने जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजें 1 by 1 बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। यदि आपको ये इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन या एग्जाम स्पेशल चीजें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।